फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपको देती हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो पहला पॉइंट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था, तो जनवरी 28, 1950 में। Article 124 to 147 in Part 5 of Indian Constitution deals with the organization, independence, jurisdiction, power, procedure and so on of the Supreme Court. तो आर्टिकल 124 से लेके 147 जो कि पार्ट किस में है, पार्ट 5 में है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की पावर को, प्रोसीजर, ज्यूरिसडिक्शन, इंडिपेंडेंस और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस। प्रेजेंट टाइम में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 34 जजेस हैं, जिसमें कि एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और बाकी 33 अदर जजेस हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? जस्टिस यू ललित। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन सॉइल? मतलब इसमें बोला गया है कि इंडियन सॉइल के फर्स्ट चीफ जस्टिस हमारे कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मवलंकर, बी ए के सरकार, सी हरिलाल जे कानिया, डी सी डी देशमुख। तो इंडियन सॉइल के मतलब इंडियन जो थे चीफ जस्टिस पहले वो कौन थे? तो वो थे हमारे जस्टिस हरिलाल जे कानिया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, तो वो थे सर मॉरिस गोयर। ठीक है, लेकिन इंडियन सॉइल के हरिलाल जे कानिया थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। N.V. Ramana is the dash Chief Justice of India. Option A 47th, option B 48th, option C 49th and option D 45th. तो जो N.V. रमना थे वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? तो कौन से नंबर के थे वो? 48 नंबर के थे। जो यू ललित बने हैं हमारे, वो 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उससे पहले कौन थे? N.V. रमना थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी फीमेल जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन देयर सिंस इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद जब भी हमारा सुप्रीम कोर्ट बना 28 जनवरी 1950 को, उसके बाद से कितनी फीमेल सीजीआई बने हैं, मतलब फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी नन। तो मैं आपको बता दूं, फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक कोई भी नहीं बना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ move on to our next question. The power to increase the number of judges in Supreme Court of India is vested in A. President, B. Parliament, C. CJI मतलब Chief Justice of India and D. Law Commission. तो जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो बढ़ा घटा कौन सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, प्रेसिडेंट बढ़ा घटा सकते हैं, या पार्लियामेंट, या सीजेआई, या लॉ कमीशन। तो कौन कर सकता है? बी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारे नंबर ऑफ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको बढ़ा सकती है। तो इस टाइम कितने हैं? 34 जजेस हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे 8 जजेस थे, जिसमें कि एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और बाकी 7 अदर जजेस थे। तो ये कौन करता है? पार्लियामेंट करती है थ्रू द अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under which article of Indian Constitution is the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights vested in the Supreme Court? तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकती है? ठीक है, तो कौन से हैं? आर्टिकल 32, बी 226, सी आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 एंड डी नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है, ठीक है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो उसके लिए इशू कर सकती है रिट्स। और हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। तो अगर आपको ये पूछा जाता कि 226 और 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में अगर पूछा जाता तो आप ऑप्शन लगाते सी। ठीक है, कि 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है और आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट इशू कर सकती है रिट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टू हुम द CGI सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हमारे इंडिया है वो अपनी रेजिग्नेशन को किसको सबमिट करेंगे, अपने अगर उनको रिजाइन करना हुआ तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेंगे? ए प्रेसिडेंट को, बी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी स्पीकर, डी लॉ मिनिस्टर। ठीक है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, प्रेसिडेंट को वो अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। चलिए, नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Ad hoc judges are appointed in the Supreme Court when A. Some judges go on leave, B. No one is available for permanent appointment, C. Abnormal increase in cases pending before the court, and D. There is no quorum of the judge available to hold। ठीक है, तो एडहॉक का मतलब आप वैसे भी सुनते होंगे, जैसे एडहॉक टीचर्स एडहॉक पे लिए जाते हैं। ठीक है, तो एडहॉक का क्या मतलब है? एडहॉक का मतलब है कि जो है टेम्परेरी बेसिस पे। तो टेम्परेरी बेसिस पे जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कब किए जाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, जब देर इज नो क्वारम ऑफ द जज अवेलेबल टू होल्ड। क्वारम मतलब कि जो एक मिनिमम नंबर होना चाहिए जजेस का कि आप किसी केस को बढ़ा सकें, या उनकी जितनी उपस्थिति होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में वो अगर नहीं है तो एडहॉक पे जज को अपॉइंट किया जाता है। ये एडहॉक पे जज कौन होते हैं? ये होते हैं हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है, इनको एडहॉक पे अपॉइंट किया जाता है इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, वेयर डिड इंडिया गेट इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट? तो सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इंडिया को कहाँ से मिला, या कहाँ से इसने ये कॉन्सेप्ट लिया है? तो पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1773, एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी जजेस हैं उसमें फीमेल जजेस थी। ठीक है, लेकिन CGI आज तक कोई भी फीमेल नहीं बनाई गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की? ऑप्शन ए है आपका सुजाता मनोहा, बी रंजना देसाई, सी फातिमा बीवी, एंड डी ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फातिमा बीवी। तो योर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फातिमा बीवी हमारी पहली वुमेन जज थी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। The power Supreme Court to take decision on disputes between the center and state fall under its A. Advisory jurisdiction, B. Appellate jurisdiction, C. Original jurisdiction, and D. Constitutional jurisdiction। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, तो डिसीजन इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं इसका डिसीजन लेने का हक किसको है? ये पावर सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में 3 चीज़ें आती हैं। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में है, ठीक है, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो भी आपकी सुप्रीम कोर्ट को पावर है डिसीजन लेने का। और तीसरा, सेंटर और एक से ज़्यादा स्टेट्स जो एक साइड हैं और एक से ज़्यादा स्टेट जो दूसरे साइड्स हैं, उसमें भी अगर डिस्प्यूट है तो भी आपका सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे। ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है, द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वाज इन द, मतलब जो सेकेंड लार्जेस्ट बेंच बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अभी तक, वो कब बनाई गई थी? ठीक है, पहला मिनर्वा मिल्स केस, बी गोलकनाथ केस, सी बैंक नेशनलाइजेशन केस, एंड टी TMA पाई फाउंडेशन केस। तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट बेंच आपको पूछा है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन थी? इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो हुई थी केशवनंद भारती केस में। कितने बेंच थे उसमें? 13 बेंच। ठीक है, 13 बेंच जजेस की कॉन्स्टिट्यूट हुई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट का आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।